गुड इवनिंग क्लास, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, और आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे हम, और पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। और ये चैप्टर लोग जनरली बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बट मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि ये आप इसको बहुत आसानी से खत्म करेंगे। और अगर कोई चैप्टर आपको लगता है बच्चों की डिफिकल्ट है, तो ये इसलिए डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, ये इसलिए डिफिकल्ट है कि हम जैसे टीचर्स या कोई भी आपको अच्छे से समझा नहीं पाए। और अगर उसी समय मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर बहुत इजी लगने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें हम लोगों को भी अपनी क्रेडिट लेनी पड़ेगी और आप लोग से बताना पड़ेगा कि इसको हम लोगों ने पढ़ाने के लिए कितना बैकग्राउंड में कितनी इस पे मेहनत की है। और आज यही चीज जो है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो है चैप्टर सिटीजनशिप है, इसको जो है हम लोग आज खत्म करेंगे और आराम से समझेंगे कि इसके सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी इसमें चीजें हैं, केस लॉज वगैरह, हम पॉलिटी का इसको सब समझेंगे। एक बहुत मिथ वाला क्वेश्चन जो है इस समय लोगों के मन में चलता है कि हमारा विराट कोहली जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो जाके इंग्लैंड में बस गया, तो क्या उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई? तो दोस्तों, आज हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस क्लास के एंड होने तक आपको इस क्वेश्चन के जो है सारे आंसर्स मिलेंगे। तो आज का क्लास का हम लोग एजेंडा समझ लेते हैं कि हमारी क्लास क्या होने वाली है। तो हमारी क्लास में हम सबसे पहले सिटीजनशिप का मीनिंग समझेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जाएंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक समझेंगे, जो कि सिटीजनशिप को डील करता है। उसके बाद जो है हम लोग एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है उसमें, और हम लोग एंड करेंगे अपने जो मॉडर्न कैटेगरीज हैं जैसे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये सब चीजें क्या हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत अटकते हैं, समझ में नहीं आता कि एनआरआई और ओसीआई में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीजें आज हम लोग जो है यहाँ से समझेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और पहला हमारा जो रहेगा कि सिटीजनशिप वर्सेस एलियन। अब पीछे वाले जो है मोबाइल निकालने लगे कि सर जो है आज एलियन की फोटो दिखाएंगे, यूएफओ की फोटो दिखाएंगे, पर भाई ये वो वाला यूएफओ वाला एलियन नहीं है, ये एलियन अलग है सिटीजनशिप से। और जो मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में कि सिटीजनशिप बेसिकली जो है आपको फुल मेंबरशिप ग्रांट करता है आपके कंट्री का, आपके स्टेट में जो है आप सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली या सिटीजन ऑफ किसी कंट्री के रहते हैं। और एलियन जो उन्हें कहते हैं जो कि सिटीजनशिप नहीं होते हैं। तो ये इसके बीच में जो है बहुत ही छोटा सा जो है डिफरेंस है, बट ये आपको समझ में आएगा। अब जो एलियन होते हैं बेसिकली, ये जो है दो टाइप के होते हैं। एक होएगा आपका फ्रेंडली एलियन, और एक आपका होगा एनिमी एलियन। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंडली एलियन जो है वो होते हैं मुझे कंट्रीज के साथ जो है आपके संबंध, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है अच्छे होते हैं, उन्हें हम लोग जो है फ्रेंडली नेशंस या फ्रेंडली एलियंस कहते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन। और जो एनिमी नेशंस हमारे होते हैं बेसिकली वो नेशंस होते हैं जिनके साथ हम एक कांस्टेंट या क्या किसी भी टाइम पे एक वॉर में एंगेज होते हैं। तो क्या हमारी जो सिटीजनशिप की जो बात है ये स्टार्ट कहां से हुई? देखिए, सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप पॉलिटी में जाएंगे, क्योंकि आपके कोई भी चीजें रहती, कोई भी फंडामेंटल राइट्स रहेगा, तो वो या कोई भी डीपीएसपी या किसको क्या चीजें मिलनी है क्या नहीं मिलनी है, ये पहले सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन यहीं पे इसकी नींव स्टार्ट होगी कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है कि आउटसाइडर्स के लिए।
तो इसकी एक क्लियर डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बेसिकली हु विल बी कॉल्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। और यही चीजें जो है आपको आज मैं बताऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आर्टिकल 14 जो है इट्स अवेलेबल टू ऑल द पीपल। और आर्टिकल 15 पे जब आप बात करेंगे तो उसमें जो है साफ साफ मेंशन है द टर्म सिटीजन, कि ये आर्टिकल ऐसा है कि जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली ये सिटीजन जो है हमको समझना पड़ेगा कि टू ऑल द पीपल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो है हमारी कंट्री के लोग हो सकते हैं, वो आउटसाइड द कंट्री के लोग हो सकते हैं, तो ये सबके लिए है। बट जब हम जो है सिटीजन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली वो लोग होंगे जो हमारे देश के नागरिक हैं और उन्हीं के हिसाब से वो राइट्स जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है। तो इनके बीच में जो सिटीजन्स हैं और एलियंस जो मैंने इतने देर से बात की, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये हमने ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया? तो इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट किया गया है क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं इनको जो है एक स्पेशल राइट्स मिलती है अपने देश की, और वो कुछ होती हैं सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। जैसे कि मान लीजिए राइट टू वोट, ये जो है आपको सिटीजन्स को ही मिलेगी। अगर कोई जो है बाहर का इंसान, आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आपका घर है वो घर जो है बेसिकली एक आपकी कंट्री है और आप जो है उसमें जो रह रहे हो, परमानेंट रह रहे हो, ये आपका सिटीजन ऑफ दैट कंट्री है। बट जैसे मान लीजिए कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बेसिकली विजिटर्स हो गए, तो वो जो है आपके बेसिकली एलियंस हो गए। तो उनको क्या वो राइट मिलेगा जो आपको खुद में घर में रह के जो है आपको जो एक्सेस अपनी कंट्री का है? आप उनको कुछ राइट्स तो दे सकते हो, जैसे जो है वो आके आपके ड्राइंग रूम में बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आपका वॉशरूम यूज कर सकते हैं। बट क्या आप उनको ये राइट्स दे सकते हो कि जो है आप जाके हमारी पर्सनल अलमीरा जो है खोल दीजिए या हमारा वॉलेट चेक कर लीजिए? ये सब स्पेसिफिकली जो है ये आपके पर्सनल राइट्स हैं, तो ये बेसिकली सिटीजन्स के राइट्स हैं। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो हम सबको देते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा राइट टू वोट हो गया या फिर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब बेसिकली जो है हम अपने सिर्फ सिटीजन्स को देते हैं, ये सबको नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं इट्स अवेलेबल फॉर ऑल। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे एक डिफरेंस है। उसके बाद जो है एक सिंगल और डुअल सिटीजनशिप की बात जो हमेशा आती है, क्या जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कल को जो है विराट कोहली जो है यूके में जाके रहने लगे, एज फार एज ही इज रिजाइडिंग एट दैट प्लेस, तब तक वो जो है इंडिया की सिटीजनशिप को नहीं लॉस करेंगे। बट अगर उन्होंने जाके कल इंग्लैंड की, ब्रिटेन की उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तब उन्हें जो है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप पे वर्क करती है, और जो है यूएसए की जो है वो डुअल सिटीजनशिप है। वहां पे जो लोग होते हैं वो अपने देश के भी नागरिक होते हैं और अपने स्टेट्स के भी नागरिक होते हैं। तो ये जो है हम लोग स्टार्ट किए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे हमने पिछली क्लास में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया था और आर्टिकल 4 तक गए थे। वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग को आर्टिकल 5 से स्टार्ट करना है और आर्टिकल 11 तक हम लोग जाएंगे। तो ये क्योंकि ये बेसिक आर्टिकल्स जो हैं ये जो है आपको सिटीजनशिप जो आपका चैप्टर है उसको डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 12 से हम फंडामेंटल राइट्स पे पहुंच जाएंगे जो बेसिकली हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का। बट आज जो है हम लोग 5 से 11 तक पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपको जो है 5 से 11 जो है मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जो है उसमें डोमिसाइल की बात होती है, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, या पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको जो है एक चीज बताना चाहता हूं, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड आप जो है याद कर लीजिएगा, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
26 जनवरी 1950। अब या तो मैं कहीं पे भी आगे की क्लास में 26 जनवरी 1950 बोलूं या कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलूं, क्योंकि इसका यूज होगा। तो ये चीज आपको यही समझनी कि ये दोनों जो है सेम मीनिंग जो है सिग्निफाई कर रहे हैं और ये सेम मीनिंग जो है सेम चीज बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 आर्टिकल्स है 9, 10, 11, इसको हम लोग यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं और आर्टिकल 5 और 8 को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 9 जैसा मैं हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा स्लाइड में कि हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउड है। तो जैसे मैं आपको विराट कोहली का एग्जांपल दे रहा था और जो है उसमें आपको मैं बताता इवन विराट कोहली क्यों, जैसे हमने अदनान सामी जो हमारा लिफ्ट करा दे गाना गाए थे, उन्होंने भी जो है इंडिया की सिटीजनशिप ली, बट उससे पहले उनको अपने जहां के देश से वो आए थे पाकिस्तान से, वहां की सिटीजनशिप उनको छोड़नी पड़ी, तभी जाके वो इंडिया की सिटीजनशिप उनको मिल पाई। तो ये चीजें जो है अलग होती। तो आपको बेसिकली एक सिंगल सिटीजनशिप, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। और उसके बाद जो है हम लोग आर्टिकल 10 पढ़ेंगे। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजन्स राइट्स। अगर आप अपने जेब में इस समय जो है अपना वॉलेट निकाल के अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे तो उस ड्राइविंग लाइसेंस पे एक डेट मेंशन होगी कि किस डेट पे जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको एक चीज बताता है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, बट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट इन द फ्यूचर मेक्स एनी लॉज अगेंस्ट इट। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट के पास सोल पावर है, सोल अथॉरिटी है इस पे जो है लॉ बनाने की। और ये चीज मैं अभी आपको एक चीज और समझाने की बात करूंगा। जब आपने मेरे पिछले लेक्चर्स जो है अगर आपने मेरे अटेंड किए होंगे तो उसमें मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और ये चीज जो लिविंग डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये आज आपको समझ में आएगा कि जो है कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ने, कैसे उनकी सोच उस टाइम पे कितनी जो है विजनरी सोच थी कि जब उन्होंने सिटीजनशिप जो है की बात की थी, जब सिटीजनशिप वो एक्ट्स बना रहे थे, रूल्स बना रहे थे हमारे आर्टिकल 5 to 11 में, तो उन्होंने किस तरीके से लिमिट कर दिया था एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही। और उसके आगे की कहानी उन्होंने कहा था कि देखिए चीजें जो है वेरी करेंगी, चीजें जो है कंट्री में चेंजेस आएंगे और हम लोग उस टाइम पे नहीं होंगे, हमारे रूल्स हमारे लॉज ऑब्सोलीट हो चुके होंगे उस टाइम के लिए। और इसलिए जो आगे की पावर थी 1950 के बाद की कि किस तरीके से सिटीजनशिप पे एक्ट्स रूल्स जो भी बनेंगे वो उसके बाद जो है पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया गया था। और ये समझिए कि किस तरीके से जो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है किस तरीके से वो हमेशा अपग्रेड होता रहता है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे आते हैं जो आर्टिकल 10 की मैं बात करता कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, कि जैसा आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है वैसे आपकी सिटीजनशिप एक्सपायर नहीं होती है। वंस अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल ऑलवेज बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस वो कुछ जो है अपनी सिटीजनशिप को जो है दे ना दे या कुछ गलत काम में ना पकड़ा जाए। तो ये अलग चीजें हैं, बट एक बार आप बन गए और एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आप रह रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप एक्सपायर नहीं होती है। उसके बाद जैसा मैं आपको बताता लिविंग डॉक्यूमेंट की बात कि जो है किस तरीके से हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो है जितने भी सिटीजनशिप के रूल बनाए थे वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाए थे। उसके बाद जो है पार्लियामेंट को पावर दे दिया था। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था तो उसके विरोध में जो है बहुत लोग जो है रोड पे आए थे और काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट गवर्नमेंट्स की थी वो ये कह रही थी कि हम इसको लागू ही नहीं होने देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल अपीजमेंट कर रही थी, बिकॉज द रीजन इज कि जो सिटीजनशिप जो ये चीज है ये बेसिकली जो है यूनियन लिस्ट में आती है। जो हमारा आर्टिकल 7 है, शेड्यूल 7 है, उसमें जो है 3 लिस्ट बने हैं, इस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट पे यूनियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाती, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगी और जो कहीं पे नहीं रहता वो कॉन्करेंट में जाता है। तो उस पे दोनों लोग बना सकते हैं, बट अगर कहीं पर नहीं है तो फिर वो जो है
यूनियन के पास पावर जाती है उस पर लिस्ट। तो जो सिटीजनशिप जो रूल्स है, जो एक्ट्स है, ये यूनियन लिस्ट में है और इसके जो लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ही बना सकती है, और जो उसने बना दिया तो फिर यू हैव टू ओबे। आप पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए ये बात तो कह सकते हो, और अगर आपने नहीं किया ये बात तो अंडर आर्टिकल 365 नॉट ऑब्लाइजिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके ऊपर जो है सेंटर के पास इतनी पावर है कि आर्टिकल 356 का यूज करके आपके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। ये एक इमरजेंसी का टॉपिक है, ये मैं इसमें डेविएट कर रहा हूं अपने सिटीजनशिप के टॉपिक से, बट इस चीज को आपको समझना है क्योंकि ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं, और जब आप चीजों को कनेक्ट होकर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सिटीजनशिप का जो रूल है, जो लॉज है, वो यूनियन लिस्ट में है, और उसको जो है टॉपिक, और उसको जो है यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर बना सकती है। बहुत ही एक्सप्लिसिटली वे में पार्लियामेंट के पास जो पावर है, ये चीज आर्टिकल 11 में जो है मेंशन की गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं, और ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। बेसिकली जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उस टाइम पे जो है हमारा जो है ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ये हमारा ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, और ये जो है एक अनडिवाइडेड इंडिया था बेसिकली। बट उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिटीजनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे बना। आप सोचिए कि बहुत सिंपल था, ब्रिटिश इंडिया से हम लोग जो है इंडिया बन रहे थे, हमारे जो ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन थे वो डायरेक्टली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते, बट ये चीज अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ बेसिकली वही जो है बीज बो दिया सिटीजनशिप की। उस टाइम पे जो है 1.5 मिलियन डेटा जो अवेलेबल है वो कहता है 1.5 मिलियन काइंड ऑफ एक सिविल वॉर देश में हो रही थी, और 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी बेसिकली। लोग जो है जो बॉर्डर स्टेट्स में थे, कुछ इंडिया जाना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान जाना चाहते थे, और वहीं से कहानी सिटीजनशिप की जो है स्टार्ट हुई। तो ये आपको एक बैकग्राउंड पता रहेगा, तब आपको मतलब मैं आ सकता हूं, मैं सीधा सीधा जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ मैं आपको एक्ट्स पढ़ाऊं, आर्टिकल्स पढ़ाऊं, तो क्लास आपको समझ में नहीं आएगी बेसिकली, क्योंकि यही चलता आ रहा है यार यूट्यूब पे। तो आप नया क्या पढ़ो, मैं क्यों यहाँ खड़ा हूं, मुझसे पढ़ के आपका क्या फायदा होने वाला है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको कोई चीज इजीली वे में समझा, तो उसको मुझे प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि बच्चों को इजी वे में समझ में आ रही है। तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप उस चीज को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट डॉट्स को जो है आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे कि यार ये चीजों का क्यों ओरिजिन हुआ, फिर ये अच्छा आगे ऐसे बढ़ रही थी। तो ये बेसिकली जो है मैं आपको अनडिवाइडेड इंडिया की बात बता रहा था, और जो है उस टाइम पे हमारा देश आजाद जब हुआ तो फिर माइग्रेंट्स होने लगे कि जो है इंडिया के लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग इंडिया, और उसी को देखते हुए जो है हमारी सिटीजनशिप्स के आर्टिकल्स और जो एक्ट्स बने थे उस टाइम पे बने थे। तो ये बेसिकली सिटीजनशिप जो एक्ट हुआ था एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, ये वहीं तक ही लागू है। अब इसमें हम आते हैं और बेसिकली हम आर्टिकल 5 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है बेसिकली, आर्टिकल 5 दो बच्चों ये कहता है कि अगर आप जो है डोमिसाइल ऑफ इंडिया है। अब ये वर्ड डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, डोमिसाइल को आप बहुत सिंपल भाषा में अगर इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपका घर जो है मान लीजिए लखनऊ में है, और आपका इंटेंशन ये है कि आपका परमानेंट इंटेंशन है लखनऊ में ही रहने का अपने घर पे, तब तो आपका वो जो है एरिया डोमिसाइल हो गई। बट सपोज आप पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गए, और दिल्ली आपने 2 साल की कोचिंग की, पढ़ाई की, वहां आप रुके, बट आपका कोई परमानेंट इंटेंशन नहीं है वहां पे रुकने का, आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह वहां पे आप रह सकते हैं, वो आपका डोमिसाइल नहीं रहेगा। तो बेसिकली डोमिसाइल का वर्ड आपको यहां पे इतना ही समझना है। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप जो है डोमिसाइल ऑफ इंडिया थे, उसके बाद ये कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, 3 में से कोई भी एक चीज, या तो फिर जो है आप यहां पे बॉर्न हुए, बॉर्न इन इंडिया, या फिर आपके ईदर पेरेंट्स,
जो है वो इंडियन थे, या फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द 5 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसकी बात, सपोज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, सपोज क्या बनाई था, तो 5 साल पहले जो है 5 years बिफोर कमेंसमेंट, मतलब 1945 से आप जो है इंडिया में रह रहे थे, तब तो आपको जो है सीधा सीधा जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसमें फिर आपके कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं, यही बेसिकली पूरी कहानी है आर्टिकल 5 की, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली आप डोमिसाइल आपके पास इंडिया की होनी चाहिए, आप उसके बाद 3 में से एक कंडीशन, या तो आप यहाँ पे बॉर्न हुए हो, या फिर आपके ईदर पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर आप कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से आप इंडिया में जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रह रहे हो, तो आप इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 6 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, बेसिकली आर्टिकल 6 किसके लिए बना है? आर्टिकल 6 ये कहता है वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए थे उनके लिए है। तो उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया में होने चाहिए। अगर वो, अब इसमें देखिए आपको इस चैप्टर में जो सबसे टफ पार्ट है, और बेसिकली ये टफ भी नहीं कह सकते, इसको आप समझने के लिए देखिए, इसमें ना डेट्स लिखी होंगी, जैसे जुलाई 1948 या मार्च 1 1947, ऐसे बहुत सारी डेट्स लिखी होंगी। यूपीएससी ने कभी डायरेक्टली डेट्स नहीं पूछा है, बट आप इन डेट्स को जो है बस एक वे में इतना समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस डेट से पहले क्या रूल था, इस डेट के बाद क्या रूल था। एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं भी पता है तो एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यूपीएससी आपसे स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर्स आप क्वेश्चंस उठाएंगे तो कभी भी क्वेश्चंस में डेट्स नहीं पूछा है। तो एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं, कमेंट सेक्शन पे, हाँ भाई हर हर महादेव बच्चों ने लिखा है। तो अब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 जो है उसमें यह कहता है कि अगर आप माइग्रेट किए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, तब तो आपको जो है डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। तो अगर आप बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किए तो आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट अगर आप इसके आफ्टर जो है माइग्रेट किए हैं तो आपको जो है बेसिकली जो है यहाँ पे 6 महीने रहना पड़ेगा इंडिया में, और रजिस्ट्री अपनी करानी पड़ेगी ऑफिस में जाके, तब जाके आपको जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये बेसिकली आर्टिकल 6 जो है हमें इतना ही बताता है। अब हम आते हैं दोस्तों आर्टिकल 7 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 7 जो है ये बात कहता है उन लोगों के बारे में जो बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान गए थे, जो जिन्ना के झांसे में आ गए, उनको लगा कि पाकिस्तान में बस भाई सब चांदी चांदी है, मजा चल रहा है जीवन का, बट उनको वहां जाके पता चला कि भाई चांदी क्या, यहाँ तो कटोरे की भी स्थिति नहीं है जो है। तो फिर वो तुरंत वहां से भाग के फिर वो इंडिया आने लगे। तो ये चीज हुई थी। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए थे, और उसके बाद जो है वो फिर वहां से जब पाकिस्तान की सिचुएशन देखे तो फिर वो सोचे कि नहीं हमारा देश काफी अच्छा है इंडिया, हम वहीं पे माइग्रेट करेंगे। तो उनके लिए क्या रूल था? तो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947 बट रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट। तो उनके लिए बेसिकली बस ये था कि आपको जो है 6 महीने यहाँ रुक के अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा वहां पे एज अ प्रायर रेसिडेंस, और उसके बाद जो है आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। अब मैं जैसे आपको बताया था कि जैसे जुलाई 1948, मार्च 1 1947, तो ऐसे करके इस चैप्टर में पता है बस यही डेट्स ही हैं जो थोड़ा बहुत उलझाएंगी आपको, बाकी कहानी तो मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि डेट्स जो है यूपीएससी स्पेसिफिकली, अब स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा ये चीजें, बट आपको एक आइडिया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये डेट के बाद क्या सिचुएशन थी, इस डेट के पहले क्या सिचुएशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम पढ़ते हैं अब
आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 जो है उनकी बात करता है जिनके एंसेस्टर्स जो हैं अनडिवाइडेड इंडिया में थे, और वो जो है अनडिवाइडेड इंडिया में रहकर जो है वो कहीं बाहर देश में, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो या कोई भी, मान लीजिए कोई भी दूसरी कंट्रीज में रह रहे हो वर्ल्ड की, और वहां पे रह रहे हैं, वहां पे उनके जो है कोई बच्चे पैदा हो गए, नाती पोते जो भी उनके पैदा हो गए, अब उनके लिए सिटीजनशिप का क्या रूल था? तो उसमें ये था कि आपको वहां के काउंसुलेट्स में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो डिप्लोमेटिक काउंसुलेट्स है, कि वहां जाके जो है आपको इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वहां पे जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब पूरी स्लाइड में आपने देखा होगा कि मैंने जो है एक वर्ड का बार बार जो है इस्तेमाल किया, इवन मैं जब से अभी पढ़ा रहा हूं मैं हमेशा जो है आप देखेंगे एक वर्ड का बहुत इस्तेमाल कर रहा हूं, इंडिया। इंडिया हर जो है एक्ट में आप देखेंगे इंडिया लिखा हुआ है, इवन आर्टिकल 8 में भी इंडिया। तो इंडिया बेसिकली था क्या उस टाइम पे? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी बहुत कंफ्यूजन को जो है एड्रेस कर देगा। तो इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है मेंशन्ड है। अनडिवाइडेड इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन्ड है। तो ये बेसिकली जो है आपकी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक की कहानी थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको एक बेसिक जो है कनेक्टिविटी जो है बना के रखनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 5 कुछ नहीं है, अगर आपके पास इंडिया की डोमिसाइल है, उसके बाद 3 कंडीशन है, या तो आप बॉर्न हुए हो, या तो आप इधर पेरेंट्स आपके बॉर्न हुए हैं, या फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, 5 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तो आपके जो है आप इंडिया के सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। आर्टिकल 6 बेसिकली ये कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे तो एक डेट दी गई है, उस डेट के पहले अगर आप गए थे तो आपको जो है पाकिस्तान से इंडिया बेसिकली आए थे, तो उस डेट से पहले जो डेट है जुलाई 1948, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उस डेट के बाद अगर आप आए थे तो आपको सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर अपने एक वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। आर्टिकल 7 बेसिकली वो कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में जाके उनको अच्छा नहीं लगा, वो वापस लौट के आए, फिर वहां पे एक डेट है, उस डेट के बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे, आपको 6 मंथ का रेसिडेंस यहाँ पे रुकना है। और आर्टिकल 8 बेसिकली कहता है, उन लोगों की बात करता है PIOs की, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन्स की, जो यहाँ पे जिनका जो है रिश्ते तो है, जो यहाँ के लोग हैं बट वो अब जाके जो है बाहर किसी कंट्री में रहने लगे थे, तो वहां पे जो उनके बच्चे हुए या कुछ भी, तो उनको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। तो यही बेसिकली आर्टिकल 5 to 8 जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसको मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। अब आगे तो एक देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसके बाद जो है हमारे 1950 मैंने आपसे कहा था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही जो है आर्टिकल, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनने जो है बात की थी सिटीजनशिप की। पर क्या उसके बाद जो है कुछ चीजें ऐसी नहीं हो सकती थी जो उस टाइम पे लोगों ने सोच नहीं पाए हो, और उसके बाद अगर हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारे लोगों को कैसे जो है सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये चीज उन्होंने सीधा सीधा छोड़ दिया पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लागू किया था 1955, और 1955 वाज नॉट द सोल ओनली एक्ट। उसके बाद बहुत एक्ट्स बने थे, लाइक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बना था, ये लास्ट एक्ट था, बट इस दोनों 1955 से 2019 के बीच में बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, और हर की डिटेल में जाना एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आपके जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो खुद लिख के लाया हूं। तो 1950 के बाद से जो
बना है उसमें 5 तरीके हैं आपको जो है सिटीजनशिप एक्वायर करने के। और उसमें जो पहला तरीका है वो है बाय बर्थ, जिसको हम कहते हैं जस सोली। ये एक लैटिन टर्म है, जस सोली। तो जैसा मैं बताया था, तो इसमें क्या रूल्स बने थे, इसमें ऐसा रूल बना था, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि 1950 से 1987 तक जो है, अगर एनीवन हु इज बोर्न इन इंडिया इररिस्पेक्टिव कि उनके जो पेरेंट्स है वो कोई भी जगह के हों, तो वो जो है उनकी नेशनैलिटी कहीं की भी हो, तो वो उनको जो है डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या स्टार्ट हुई, इसमें दिक्कत ये स्टार्ट हुई कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो तारों के नीचे से आ जाते थे और वो यहाँ पे रहने लगते थे, या कुछ ऐसे लोग जिनका जो है वीजा एक्सपायर कर गया उसके बाद भी वो यहीं रुके हुए और फिर उनके इस देश में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो जो है हमारी जो पार्लियामेंट थी उस टाइम पे सोची कि यार ये तो जो है गड़बड़ हो रहा है मामला, तो उन्होंने जो है इसको कैटेगरी में फिर आगे बांटा है, और यही चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जुलाई 1987 तक बेसिकली यही रूल चला आ रहा था कि जो है बच्चा यहाँ पे हमारे कंट्री में पैदा हो जाए, इंडिया की सॉइल पे पैदा हो जाए, और जो है पेरेंट्स कहीं की भी नेशनैलिटी लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट रूल आया, वो आया जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004। अब ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि आपका बच्चा तो इंडिया में पैदा हो गया, ठीक है, बट ईदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई भी एक इंसान का जो सिटीजनशिप हो वो जो है इंडिया की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये चीज भी जो है काफी नैरो इंटरप्रिटेशन के, मैं चीजों को थोड़ा कंसाइज किया गया कि हम किस तरीके से माइग्रेंट्स को, जो इलीगल माइग्रेशन होता है हमारे देश में, उन लोगों को कैसे कंट्रोल किया, पर ये भी चीज जो है बहुत अच्छे से नहीं डिफाइन हो रहा था। उसके बाद एक और रूल बना, वो बहुत स्ट्रिक्ट बन गया, वो बना आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या होगा। उसमें यह था कि आप इंडिया में पैदा तो हुए हैं, बट आपके जो है एक पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स, आपके जो है इंडिया की सिटीजनशिप हो गई उनके पास, और जो अदर पेरेंट होगा वो जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली एकदम पूरा क्लियर वे में इस चीज को डिफाइन कर दिया गया जज सोलाई में कि जो है किस तरीके से आपको एक्विजिशन मिल सकता है सिटीजनशिप की आफ्टर बर्थ। अब आता है जस्ट सैंग्विन, हम पढ़ेंगे। जस्ट सैंग्विन उन लोगों के लिए बात करता है जो कि आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं, तो उनकी बात करता है जस्ट सैंग्विन। जस्ट सैंग्विन का मतलब होता है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से जो ब्लड का रिलेशन हो सकता है, तो उस रिलेशन के तौर पे कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अब उसमें क्या कहता था कि 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक का क्या रूल था। देखिए बेसिकली इसमें मैंने आपसे कहा था डिफरेंट डेट्स हैं, इन डेट्स को आप बस एक समझ लीजिए कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था काइंड ऑफ, इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इसीलिए मेरे को इसको मेंशन करना जो है मजबूरी पड़ गई थी। बट आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में ऐसे कहीं पे भी यूपीएससी डायरेक्ट नहीं डेट डालता कि 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या रूल था या उसके बाद क्या रूल था, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि डिफरेंट पार्ट्स में जो है कैसे रूल्स बने हैं। तो वो कहता है कि फादर, ये बहुत ज्यादा जो है जेंडर बेस्ड रूल बन गया था 1950 से 1992 में, कि अगर फादर जो है इंडियन सिटीजन है एट द बच्चे के एट द टाइम ऑफ बर्थ के, तो जो है आपको जस्ट सैंग्विन से जो है आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। उसके बाद 1992 से 2004 तक की
कहानी क्या थी, इसमें हम जो है अपने रूल्स को जो है जेंडर न्यूट्रल बनाने लगे और ये कहने लगे कि ईदर पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। फिर उसके बाद जो है 3 दिसंबर, आफ्टर 3 दिसंबर 2004, आफ्टर एंड ऑन इवन ऑन द डेट ऑफ 3 दिसंबर 2004, तो उसके बाद ये रूल बना कि अगर आपका बच्चा आउटसाइड इंडिया में पैदा होता है तो विद इन 1 ईयर आपको जो है वहां की काउंसलेट में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हमारा जो है एक बच्चा पैदा हुआ है और जो है वो इंडिया का सिटीजनशिप है, तभी जाके जो है उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो ऐसा चल के जज सैगविल से रूल बना था। एक्विजिशन, अब आता है एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन। भाई मान लीजिए कि कोई किसी के पास जो है ना ब्लड का रिलेशनशिप है, ना ही जो है बाय बर्थ उसके पास कोई वो है, तो वो कैसे जो है और तरीके से ले सकता है। तो तीसरा जो प्रोसेस है, वो जो तीसरा प्रोसेस बात करता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी में हमने चीजों को बांटा है। जैसे मान लीजिए कोई पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओज जिसको हम कहते हैं, वो जो है रेसिडेंट इन इंडिया है 7 साल तक, वो अगर अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप की, वो अगर बेसिकली उससे जिस डेट को उसने अप्लाई किया है उससे 7 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा है एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई फॉरेन लड़की से शादी की, सपोज मान लीजिए कोई भी कंट्री से उठा लीजिए, अगर वहां की लड़की से उससे शादी की और फिर वो लड़की यहाँ पर आई हमारे देश में और वो 7 साल जो है यहाँ पे रुकती है, तो उसके बाद जो है उसको सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी। उसके बाद माइनर चाइल्ड, मान लीजिए कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, वो छोटा है, तो उसको वहां पे जाके रजिस्टर करा के उसको भी वहां पे मिल जाएगी। फिर आते हैं फॉर्मर सिटीजन, जो पहले जो है सिटीजनशिप उनके पास थी बट वो फिर बाहर चले गए और फिर वो इंडिपेंडेंट किसी और देश में फिर रहने लगे, फिर वो इंडिया आके अगर 12 मंथ रुकते हैं 1 साल, तो उनको वहां पे सिटीजनशिप मिल जाएगी बेसिकली। फिर उसके बाद ओसीआई कार्ड होल्डर्स को 5 साल रुकना पड़ेगा। ये ओसीआई एंड पीआईओज और एनआरआई इसको मैं आगे डील करूंगा, इसको मैं बहुत क्लियर वे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो है हमारा तरीका है नेचुरलाइजेशन का। नेचुरलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो बाय बर्थ अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसके पास है तो वो जो है प्रेसिडेंट बन सकता है, या फिर जो है बाय नेचुरलाइजेशन अगर उसके पास सिटीजनशिप है तो जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। बट एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, अमेरिका जो है सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ पे ही जो सिटीजनशिप होता है उसी पे ही जो है वो उनको प्रेसिडेंट बनाएंगे, बाय नेचुरलाइजेशन वाला वहां प्रोसेस नहीं है। अब ये बेसिकली जो है हमने अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बेसिकली एक समझ लीजिए तरीका अपनाया है उनको सिटीजनशिप देने का। तो ये पहला वर्ड ही रेसिप्रोसिटी जो कहता है वो यही मतलब है उसका कि हम उन्हीं को इसके थ्रू सिटीजनशिप देते हैं जो अपनी कंट्री में हमें भी उस वे में सिटीजनशिप देते हैं। सपोज हमने किसी फ्रांस के लोगों को सिटीजनशिप देना स्टार्ट किया तो वो बाय नेचुरलाइजेशन अगर कोई फ्रांस का आदमी इंडिया में आ गया रहने तो जो है उसको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से तभी मिलेगा अगर फ्रांस भी हमारे अपने देश में हमारे लोगों को देता होगा। तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक प्रोसेस है कि भाई तुम दे रहे हो तो मैं भी दे रहा हूं, नहीं दे रहे हो तो मैं भी नहीं दूंगा। तो ये वाला बेसिकली इसमें चीज चलता है। और फिर जो है इसमें एक और चीज है कि अगर आप रेनंसिएशन, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिल गई फिर आप ओरिजिनली जिस भी कंट्री से आते थे उस कंट्री की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी जो है आप इंडिया की सिटीजनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली रूल है, क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया था डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है। उसके बाद जो है रेसिडेंस मैथ। अब ये रेसिडेंस मैथ क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूं। आज सपोज डेट है, सपोज कि आज की डेट है 1 जुलाई 2026। अब इसके 1 साल पहले तक जो है आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, मतलब 1 जुलाई 2025 तक, 2025 से आपको जो है इंडिया में रहना है, तभी जो है आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो नेचुरलाइजेशन का। अब चलिए यहाँ तक कहानी सही है, बट अब इसमें एक और चीज जो कैच पॉइंट है वो ये कहता है कि इसके पिछले 14 साल तक, मतलब 1 जुलाई
2011 जो है, इसके पिछले 14 साल तक आपको एटलीस्ट 11 साल 11 इयर्स आपको जो है इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी जो है आपको बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली जो मैथ्स है ये यही कहता है, इसको मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। और फिर कैरेक्टर है बेसिकली कि गुड कैरेक्टर का इंसान होना चाहिए, अपने देश में कहीं चोरी वोरी करके ना भागा हो, तो ये सब चीजें हैं इसमें। लैंग्वेज जो हमारी 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उसमें से उसको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई जापानीज है, वो आके सूं सा करने लगे हमारे ऑटो ड्राइवर से, तो उस बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसके साथ दिक्कत। तो एटलीस्ट इंडिया की जो 22 लैंग्वेज में से जितनी भी लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, तभी जो है नेचुरलाइजेशन से उसको मिलेगा। और उसका इंटेंट होना चाहिए यार, उसको ये नहीं कि मेरे को बस सिटीजनशिप मिल गई तो मैं यहाँ पे रहा, फिर मैं जो है यहाँ से मेरे को भाग जाना है कुछ काम करके, ऐसा नहीं। वो पार्लियामेंट देखती है, वो जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है बेसिकली कि इसका इंटेंशन है कि नहीं, और ये सबको मिलता भी नहीं है। ये बेसिकली इसमें बहुत छानबीन होती, बहुत टफ प्रोसेस है, और उसके बाद ही जो है सिटीजनशिप मिलती है, ऐसी सबको नहीं बांटी जाती। तो ये बेसिकली एक्विजिशन बाय नेचुरलाइजेशन है। उसके बाद जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सपोज हमारी कोई भी कंट्री से हमने जो है कोई टेरिटरी ले ली, अब वहां के लोगों को आपको सिटीजनशिप, उनको अधिकार तो देने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने वो टेरिटरी भी ले ली और जिस टेरिटरी को आपने एक्वायर किया वहां के लोगों को आप लेफ्ट आउट कर दो कि हम तो अपने कंट्री के जो पुराने लोग थे उनको हम सारी राइट दे रहे हैं और उनके बाकी लोगों को बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हुई हैं। जैसे गोवा को एक्वायर किया गया था 1961 में, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, फिर जो है सिक्किम 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो एसोसिएट नेशन बना था, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फुल फ्लेज नेशन, फुल फ्लेज स्टेट बना इंडिया का वो। तो ये बेसिकली जब हम एक्वायर करते हैं, जो हम एक्वायर करते हैं किसी देश, किसी एरिया को, तो वहां के लोगों को हमें जो है सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, उनको उनके राइट्स, वो राइट्स जो है उनको मिलने पड़ेंगे, वरना इट विल बी अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी इस फ्लो ग्राफ से। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है सिटीजनशिप देने का। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब जैसा मैं आपको बताता है एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। अब ये पीआईओ और ओसीआई जो है, पीआईओ प्लस ओसीआई, ये 2015 में जो है मर्ज हो गए थे। तो आप इनको जो है सिंपल जो है एक क्या बोलते हैं, एक ही चीज समझिए। अब मैं, आप अगला 2 मिनट आप जो है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब बच्चे जो है गलत समझते हैं, गलत कंफ्यूजन उनके दिमाग में भरा हुआ है। बहुत आसान चीज है, बट आप इसको सुनना। अब बेसिकली एनआरआई क्या है? एनआरआई जो है, सपोज कल को जो है आपको अमेजॉन में नौकरी लग जाती है और अमेजॉन आपको यूएस से बुलाता है 5 साल के लिए। अब आप 5 साल वहां पे जॉब करने जा रहे हो, तो आप जो है वहां पे, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिकन सिटीजन बन गए या आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई। आप वहां पे जाके अपना काम कर रहे हो, आपको पता है मुझे 5 साल यहाँ पे रुकना है, काम करना है, तो मैं बेसिकली इंडिया का सिटीजन तो रहूंगा, बट मैं बेसिकली अब एनआरआई रहूंगा कि जो है मैं वहां का क्या बोलता हूं, रह के मैं काम कर रहा हूं। अब बेसिकली ये हो गया एनआरआई की कहानी। अब इसको एकदम भूल जाइए, अब ओसीआई पे आइए। अब ओसीआई में बेसिकली क्या होता है कि आप गए मान लीजिए अमेरिका में आपको अमेजॉन ने नौकरी दी, अमेजॉन ने आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए हायर कर लिया अमेरिका में। अब अमेरिका में एक ग्रीन कार्ड होल्डर का रूल होता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें जो है बहुत चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया, बट पहले ऐसा होता था कि स्पेसिफिकली आप 10 साल 15 साल अगर आप अमेरिका में रुकते हैं, वहां की नेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड होल्डर बना दिया जाएगा, उसके बाद वहां के आप सिटीजन बन जाओगे। तो आप जो है बेसिकली जब आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जाने, दूसरे कंट्री में रहने के बाद वहां की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हो, तो वो जो है बेसिकली आप वहां पे ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया के बन गए। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या ओसीआई कार्ड होल्डर डबल सिटीजनशिप है? नहीं भाई, जब वो वहां पे जाके रहने लगा है तो वो वहां का सिटीजन बना, पर उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई जैसे ही उसने वहां की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया। तो ओसीआई बेसिकली फिर है क्या यार? इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? ओसीआई उन लोगों को दिया जाता है जिनके रूट्स जो है
इंडियन ओरिजिन में हैं, बट उनको बेसिकली एक काइंड ऑफ वीजा मिलता है। वो वीजा मिलता है कि मल्टीपल इन मल्टीपल आउट। आपको हर बार जो है वीजा नहीं लेना, आपको हर बार जाके पुलिस स्टेशन पे जो है आपको अपनी हाजिरी नहीं लगानी कि मुझे इतने दिन रुकना है, इतने दिन यहाँ पे काम करना है। ये बेसिकली जो है आपको ओसीआई कार्ड होल्डर से आपको परमिट मिल जाता है। तो ये बेसिकली ओसीआई की कहानी है। अब एनआरआई और ओसीआई आपको मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया, बट ओसीआई के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब उसके जो है लिमिटेशन ओसीआई कार्ड होल्डर के क्या है कि वो पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोटिंग राइट्स है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है वो पब्लिक ऑफिस में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब चीजों पे जो है, या एमपी एमएलए, इन सब चीजों पे वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, जो बेसिकली आपका ओसीआई कार्ड होल्डर्स है। और फिर उसके बाद जो है उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है उसमें वो क्लेम नहीं कर सकता। फिर वो जो है उसके पास प्रॉपर्टी लिमिटेशंस होती है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है बाई नहीं कर सकता। तो सर जब लिमिटेशन ही लिमिटेशन है तो उसको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं ओसीआई कार्ड होल्डर के? वो जो है उसको बेनिफिट्स इससे मिलता है कि उसको इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, वो अडॉप्ट कर सकता है इंडियन चिल्ड्रन को। फिर वो अपीयर कर सकता है ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट हो गए, जेई हो गई, तो ये अगेंस्ट एनआरआई कोटास में, तो ये चीज उसको बेनिफिट देता है। फिर वो जो है यहाँ पे प्रोफेशन परस्यू कर सकता है जैसे डॉक्टर्स, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, सीएस, ये सब चीजों का उसको जो है बेनिफिट मिलती है। तो ये बेसिकली ओसीआई की कहानी है। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लोग बहुत गलत वे में इसको घुमाते हैं। मैं आपको बहुत 2 लाइन में चीज समझाया और यही चीज आपको एग्जाम में याद करके जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इसमें बेसिकली बहुत ह्यू क्राई मचा था उस टाइम पे। जो है दिल्ली में एक जगह थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एस से स्टार्ट होती है वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो होगा कोई जगह से, आपका कुछ लेना देना भी नहीं एग्जाम में। कोई बाग था, चलो छोड़ो अभी बाद में बताएंगे। तो वो चीजें जो है वहां पे जो है लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। बात प्रॉब्लम क्या है ना यार, अपने देश में जो है ना लिटरेसी की बहुत दिक्कत है। तो लोग जो है ना किसी की भी कुछ भी सुन लेते हैं। भले आज हम क्लेम करते हैं हमारी 73% लिटरेसी होगी, बट उसके पैरामीटर्स भी तो आप देखिए ना, कि हमने बस ये लिख दिया कि अपना नाम लिख लेते हो, अपना नाम बोल लेते हो, ऐसा ऐसा कर लेते हो, तो आपकी लिटरेसी में रेट में आपको लिटरेसी में आपको काउंट कर लिया जाएगा। पैरामीटर्स भी तो बहुत कम है, तो आपको कोई कुछ भी आके बरगला देगा, आप जो है सोचोगे कि अरे हाँ ये तो हमारे अगेंस्ट में बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। किसी की सिटीजनशिप लेने की बात इसमें थी ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये बेसिकली सिटीजनशिप देने की बात थी। किनको देने की बात थी? 6 कम्युनिटीज को, बेसिकली जैसे जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटीज को देने की बात थी, क्योंकि ये रिलीजियस परसिक्यूशन होता था इनका बेसिकली 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और बाहर किसी और कंट्री से नहीं, सिर्फ इन 3 कंट्री से, क्योंकि यहां पे इनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता था। अब इसमें यह कहा गया था, जो मैंने आपको नेचुरलाइजेशन में प्रोसेस बताया था, कि आप जो है 1 साल तो यहां रुकोगे तब आप अप्लाई कर सकते हो, पर उससे पहले जो पिछले 14 साल है वहां पे रुकने, 1 साल रुकने से पहले जो 14 साल हैं, उसके बीच में आपको जो 11 साल है वो आपको इंडिया में रुकना पड़ेगा। इसी चीज को गवर्नमेंट ने कम कर दिया था, कहा था 11 साल की जगह 5 साल की कट ऑफ डेट लगा दी थी, और जो कट ऑफ डेट थी बेसिकली वो 31 दिसंबर 2014 कर दी गई थी। और ये चीज जो है बेसिकली बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बेसिकली वो यही कहा गया था कि इसके बाद जो है, इससे पहले जितने लोग आए हैं, इस कम्युनिटी के लोग इस कंट्री से जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, वो 5 साल पहले अगर इस डेट्स में पहले आ गए हैं कंट्री में, तो उनको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बहुत सिंपल सी कहानी थी, बट इसको लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना बरगला दिया था, इतना उस पे जो है यूएन क्राई मचा था। छोड़िए अब उस पे क्या बात की, इसमें कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस भी थे कि आप जो है 6th शेड्यूल, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे 5th और 6th शेड्यूल भी होते हैं। आगे का मतलब ये नहीं कि आज की क्लास में, जब हम लोग आगे की क्लासेस लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। जैसे 6th शेड्यूल में असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये सब आते हैं। और जो है जो इनर लाइन परमिट्स प्लेसेस हैं वहां पे भी अलाउ नहीं किया जाएगा इनको रहने के लिए। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जो है उसमें था डिफरेंस।
अब हम आते हैं कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी तक तो हमने जो है बेसिकली सिटीजनशिप हमको कैसे मिलेगी, हमने लेने की बात की। अब अगर हमारी सिटीजनशिप जाएगी कैसे, तो उसमें बेसिकली तीन है। एक है रेनंसिएशन, वॉलेंटरी, कि हम खुद छोड़ दें। दूसरा है टर्मिनेशन, कि हमने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कि जो है हमें टर्मिनेट कर दिया गया हमारा सिटीजनशिप। और तीसरा है डेप्रीवेशन, जो है यही बेसिकली आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना। ये तीन जो है रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है। और यही तीन तरीके हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 बेसिकली सिग्निफाई करता है। और यही तीन एक्ट से आपकी सिटीजनशिप जा सकती, तीन कामों से। जैसे अगर आपने वॉलंटरी छोड़ दिया, या आपने जो है आपका टर्मिनेट कर दिया गया, या आप डिप्राइव कर दिए गए। क्योंकि आपने डिप्राइव मतलब करने के लिए आपने कोई फ्रॉड तरीका अपनाया, आप कॉन्स्टिट्यूशन से डिसलॉयल हो गए, या आप अपने एनिमी कंट्री को जो है इंडिया की कुछ जो है नेशनल सिक्योरिटी की बातें जो है बता दिए, तो उस वे में भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप का यही तीन तरीका है, और वो जो 5 तरीके थे वो थे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी होती है वो बेसिकली ऐसे होती है कि इंडिया में जो है हम प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं, या तो हमारी सिटीजनशिप बाय बर्थ हो, या सिटीजनशिप हमने एक्वायर की हो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो हम उस वे में हम बन सकते हैं। फिर जो है ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं मिलती है, और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स का जो मिथ बना हुआ है कि वो वहां के भी सिटीजनशिप है, इंडिया के भी सिटीजनशिप है, वहां के मतलब किसी और कंट्री के, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो कोई सिटीजनशिप नहीं मिली है उन्हें इंडिया में। उन्हें बेसिकली एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का वीजा मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता ओसीआई। और मैंने उसके बेनिफिट और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक। फिर तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पार्लियामेंट। आर्टिकल 5 से 11 जितने भी सिटीजनशिप के एक्वायर के या टर्मिनेट के जितने भी चीज थे, वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि 26 जनवरी 1950 तक ही जो है ये बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 जो है डील करता है। उसके बाद जो है पार्लियामेंट अपने एक्ट्स बनाती है, और जो जैसी जैसी उसकी नीड्स होती है उस हिसाब से मल्टीपल एक्ट्स आए हैं 1955 से 2019 तक, और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिटीजनशिप के रूल्स बनते हैं। तो ये बेसिकली जो है तरीका है। अब ये लास्ट रिवीजन स्लाइड है, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5 to 11 जो है बेसिकली उसमें जो है डिफरेंट वेज हैं एक्वायर करने के और फिर टर्मिनेट होने के सिटीजनशिप के। बट उसके बाद भी जो है मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए थे जो पार्लियामेंट लेती है एक्वायर करने की। जैसे जस्ट सोलाई जो है बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, बाय डिसेंट जस्ट सैंग्विन से, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन। अगर टेरिटरी हमने किसी फॉरेन टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर दिया इंडिया में, तो जो है हमें उसके बाद जो है सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और क्या हमारा तरीका है। जो है 3 वे होते हैं जो हमारी सिटीजनशिप जा सकती है। एक हो गया रेनंसिएशन, एक हो गया टर्मिनेशन और एक हो गया डेप्रीवेशन। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सिटीजनशिप जाने का। और जो है अब मैं आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, क्या विराट कोहली जस्ट बिकॉज ऑफ ही स्टेइंग इन यूनाइटेड किंगडम उसकी जो है सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी? नहीं जाएगी। रेसिडेंट वो वहां पे एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के रह रहा है, एंड ही इज नॉट टेकिंग द अंटिल ही इज नॉट टेकिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड, ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जब जिस टाइम वो जो है वहां की सिटीजनशिप वो ले लेगा, उसी टाइम पे उसकी जो है वो अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगा बाय एक्वायरिंग द फॉरेन पासपोर्ट, और उस वे में जो है उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। और आज हमने सिटीजनशिप की क्लास को बहुत इजी वे में दोस्तों खत्म किया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सिटीजनशिप एक बहुत ही मैं टफ भी नहीं कहूंगा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि लोगों की क्लैरिटी नहीं रहती है। वो उसी में जो है एकदम क्या बताऊं घुमा देते हैं बच्चों को। जब तक आपके अंदर खुद नहीं क्लैरिटी आएगी, आप बच्चों को भी उसको जो है किसी तरीके से बता नहीं पाएंगे, उनके माइंड को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने बहुत सिंपल वे में आपको जो है सिटीजनशिप का चैप्टर समझाने की कोशिश की है, और होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर।
और ये चैप्टर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार अगर आपको यही नहीं पता होगा सिटीजनशिप, आपकी सिटीजन एज आप इंडिया की सिटीजन हो कि नहीं हो, तब उसके बाद आपको राइट्स का कैसे पता चलेगा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल 15 में जो राइट्स दिए वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए राइट्स हैं, वो जो है बाकी सबके लिए राइट्स नहीं है। और आर्टिकल 14 जो है वो बाय पीपल सबके राइट्स की बात करता है। तो ये चीजें आपको जो है बेसिकली जब आप सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा सिटीजन्स के बारे में, तभी जो है आपको समझ में आएगी ये बात। तो होपफुली आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अच्छी लगे जो भी लगे वो बात अलग है, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको समझ में आएगा तभी जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको ये क्लास आप एक बार फिर से जो है रिवाइंड करके 2x पे देख लेंगे या 1.5x पे देख लेंगे तो आपको जो है ये चीज बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत टफ कुछ नहीं जो लोग बनाए हुए हुआ कि सिटीजनशिप एक बहुत टफ चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें डेट्स हैं कुछ, बट वो डेट्स को आपको क्रैम नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रट्टाफाई दोस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि उससे पहले क्या हो रहा था उसके बाद क्या हो रहा था। इफ जहां तक व्हेन यू आर नोइंग द स्टेटस ऑफ बिफोर दैट एंड इवन आफ्टर दैट, आपका कंसेप्ट वहीं पे क्लियर है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू मग अप द डेट्स, क्योंकि डेट्स नहीं पूछता है यूपीएससी एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन गो एंड चेक द PYQ of this paper from the last 10 or to 15 years of UPSC. कभी भी never UPSC has asked about these dates कि किस डेट के बाद क्या हुआ है एक्ट्स में, और आपको जो है वो चीजें जस्ट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चंस पूछे गए। और जो मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे ओसीआई का एक मिथ बना हुआ है कि वो डबल सिटीजनशिप है, ओसीआई डबल सिटीजनशिप नहीं होती है। ओसीआई बेसिकली जो है आपकी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो है बेसिकली आपको वीजा प्रदान करता है, आपको बार बार जो है पुलिस स्टेशन नहीं जाना रजिस्टर कराने, आपको कुछ उसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि आप जो है एग्जाम्स नीट और जेई का दे सकते हो, आप प्रैक्टिस प्रोफेशन कर सकते हो डॉक्टर सीएस का, बट आपको जो है इकोनॉमिक में आपको ये भी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, आप एमपी एमएलए के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते, आप आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर सकते। तो ये सब लिमिटेशंस भी है। एनआरआई जहां तक हो गया, एनआरआई सिंपल सा है कि आप दूसरे देश में जाके वहां पे जो है जॉब कर रहे हैं और वो टाइम जो है आपको पता है कि ये मेरा लिमिटेड टाइम है, मैं यहाँ पे जाके जॉब कर रहा हूँ और जब मैं इंडिया आऊंगा तो मैं बेसिकली फिर से सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहूंगा। तो वो बेसिकली आपका कहीं उसमें उस बीच में आपकी कहीं पे भी सिटीजनशिप नहीं जा रही, यू आर जस्ट गोइंग देयर फॉर द टेम्परेरी पीरियड टू सर्व टू डू योर जॉब, और या तो आप वहां कुछ भी रहने जा रहे हो बेसिकली, बट कोई बहुत लंबे टाइम के नहीं, इट्स अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जब आपको पता है कि आप लौट के आओगे। दे आर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एनआरआई, और ओसीआई बहुत डिफरेंट है इस चीज से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया है। और कोई भी डाउट हो यू जस्ट आस्क मी, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और ईमेल मैं डाल दूंगा इसमें, आप अपने कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछेगा, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड आपको एटलीस्ट सिटीजनशिप का चैप्टर जो बाकी बच्चे कहेंगे इट्स अ टफ चैप्टर फॉर मी या मेरे को नहीं समझ में आया, I'll provide you all the conceptual clarity, and I'll assure you the way I have taught you, no one will ever teach the citizenship in such a simple way. आपको बहुत सिंपल वे में चैप्टर समझ में आया है, just believe yourself, और आप जो है इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिएगा, definitely you will be completing each and every PYQ very easily. So thank you for the class.